दोस्तों नमस्कार। कल हमने देखा केजरीवाल साहब बहुत भावुक हुए और मनीष सिसोदिया को याद कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि मनीष सिसोदिया को याद करें, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले मनीष सिसोदिया से माफी मांगे। केजरीवाल साहब को मनीष सिसोदिया से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जितने गुनाह मनीष सिसोदिया ने किए हैं उन सब के सूत्रधार दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, मैं आपके सामने एक कागज लेके आया और ये दिल्ली का कानून ये है। इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 44 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, द प्रेसिडेंट हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स, जिसको हम ये कहते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993। 1991 में जब दिल्ली का गठन हुआ एज ए स्टेट, क्योंकि उससे पहले यूनियन टेरिटरी थी, फिर उसको मॉडिफाई करके दिल्ली में एक विधानसभा का प्रावधान किया गया और कुछ अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास रखे। क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी भी है, तो इसलिए पूरी स्वतंत्रता जैसे बाकी राज्यों को दी जाती है, दिल्ली को नहीं दी जा सकती। क्योंकि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भी रहते हैं, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, पार्लियामेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है और बहुत सारी चीजें। विदेशी मेहमान आते रहते हैं, इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं, एम्बेसीज हैं। इसीलिए दिल्ली का रखरखाव एक राष्ट्रीय स्तर पे होता है, ना कि किसी राज्य के हवाले किया जा सकता है। क्योंकि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ये नहीं बता सकता कि प्रधानमंत्री का मूवमेंट कैसे होगा या राष्ट्रपति कब आएंगे और कब जाएंगे, ये नहीं हो सकता। इसीलिए दिल्ली के अंदर सिर्फ जो लोकल म्युनिसिपैलिटी के काम होते हैं, बेसिक वेलफेयर के काम होते हैं, वो राज्य सरकार को दिए गए हैं। बाकी सारे काम, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, या लैंड डेवलपमेंट का एरिया हो कि कहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो सब चाहिए, एक नेशनल कैपिटल को डेवलप करने के लिए। और उससे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, उन सब का रखरखाव, उनकी जो गवर्नेंस है, वो केंद्र सरकार करती है। बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सीवेज, वाटर, फूड, जो भी बाकी काम है, छोटे मोटे करीब 30-40 काम हैं, वो सब राज्य सरकारों को करने होते हैं। तो ये दिल्ली और बाकी राज्यों में फर्क है। लेकिन दिल्ली कैसे चलेगा? जब 1991 में जब ये एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तो 1993 में ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, मतलब बिजनेस दिल्ली का संचालन कैसे होगा, उसके लिए राष्ट्रपति महोदय ने पार्लियामेंट के आदेश पे या पूरे सिस्टम को डेवलप करके एक गाइडलाइन इश्यू की गई, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स फॉर गवर्नेंस, जो है 1993 का। उस समय अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली में जितने घपलों के आज केस चल रहे हैं, वो बगैर चीफ मिनिस्टर की परमिशन के हो ही नहीं सकते। ये बात अलग है कि दिल्ली सीएम ने ये मान लिया कि मेरे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है और मैंने किसी कागज पे साइन नहीं किए। दिल्ली के सीएम ये बोल सकते हैं, लेकिन क्या दिल्ली के सीएम ये बोलेंगे कि मैं दिल्ली का सीएम नहीं था और मैंने किसी भी चीज की परमिशन नहीं दी? क्या वो ये बोलेंगे? क्योंकि सीएम साइन करे या ना करे, अगर आप सीएम की कुर्सी पे हैं तो आपकी जवाबदेही तय हो गई। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एविडेंस की जरूरत नहीं है। इसी रूल का रूल नंबर 8 क्या बोलता है, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, और एक एक शब्द को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तब आपको पता लगेगा कि सबसे पहले केजरीवाल साहब को मनीष सिसोदिया से क्यों माफी मांगनी चाहिए, और फिर देश की जनता से क्यों माफी मांगनी चाहिए, और फिर जेल जाने के लिए क्यों तैयार हो जाना चाहिए। रूल 8 बोलता है, ऑल द प्रपोजल्स रेफर्ड टू इन द शेड्यूल शैल बी सबमिटेड टू द चीफ मिनिस्टर। शैल बी सबमिटेड, इट इज मैंडेटरी। ऑप्शन नहीं है, मे बी सबमिटेड नहीं लिखा है, शैल बी सबमिटेड लिखा है। इसका मतलब कोई भी जो शेड्यूल में प्रावधान है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा शेड्यूल में क्या क्या प्रावधान है, बगैर उसकी, मतलब बगैर चीफ मिनिस्टर की परमिशन के वो शेड्यूल पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आफ्टर कंसिडरेशन बाय द मिनिस्टर इन चार्ज, इसका मतलब पहले मंत्री उसको देखेगा, फिर वो चीफ मिनिस्टर के सामने रखेगा, विद इन अ व्यू टू ऑब्टेन द ऑर्डर फॉर द सर्कुलेशन ऑफ प्रपोजल अंडर द रूल 9 फॉर प्लेसिंग इट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। मतलब जो रूल 8 में कहा गया है, मंत्री पहले देखेगा और चीफ मिनिस्टर के सामने रखना और कंसेंट लेना मैंडेटरी है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इसका मतलब दिल्ली में जितने भी घपले हुए, जितने भी टेंडर हुए,
वो बगैर चीफ मिनिस्टर के हो नहीं सकते थे। अगर चीफ मिनिस्टर को लगता है कि उसमें कहीं कोई घपला है या कोई गड़बड़ है, वो कन्विंस नहीं है, तो रूल 9 बहुत क्लियरली क्या बोलता है? द चीफ मिनिस्टर में डायरेक्ट दैट एनी प्रपोजल सबमिटेड टू हिम अंडर रूल 8 में, instead of being placed for the discussion in meeting of the council, be circulated to the minister for opinion. If all the ministers are unanimous and the chief minister is of the opinion that discussion in the meeting of council is not required, the proposal shall be treated as final, approved by the council. अगर चीफ मिनिस्टर को लगता है कि नहीं, इसमें बाकी मंत्रियों की राय लेनी है, तो आप उसको सर्कुलेट करिए। और अगर चीफ मिनिस्टर को लगता है कि नहीं, बाकी मंत्रियों की राय लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर अपनी तरफ से फाइनल गो हेड दे सकता है। अगर चीफ मिनिस्टर को लगता है कि इसमें कहीं गड़बड़ है, बाकी मंत्रियों की आप सलाह लें और उसके बाद आप निर्णय करें। इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, चीफ मिनिस्टर का कंसेंट मैंडेटरी है। अब दोस्तों, वो शेड्यूल 8 जो सेक्शन में लिखा गया है रूल 8 में कि शेड्यूल में जो चीजें दी गई हैं वो चीफ मिनिस्टर से पूछनी पड़ेंगी। अब वो उनमें से टोटल जो आइटम है वो 19 है। उसमें से जो काम के मुद्दे हैं जिनके कारण आज इनके मंत्री जेल में और केजरीवाल साहब का भी इंतजार हो रहा है वहां पे, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। शेड्यूल जो है रूल 7 और 8, जो 8 में आपके लिए पढ़ रहा था, वो शेड्यूल जो है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। Proposal for imposition of a new tax or any change in the method of assessment or pitching of any existing tax or land revenue or irrigation rates, ये सीएम की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्साइज पॉलिसी में 6% से बढ़ा के 12%, किसको कितना कमीशन मिलेगा, कितना रेवेन्यू मिलेगा, कौन सा टैक्स रेट क्या होगा, क्या एक्साइज पॉलिसी में जो रेट चेंज किए गए क्या बगैर सीएम के हो सकते थे? कानून तो ये कहता है कि नहीं हो सकते। तो जो मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी बनाई वो बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के बना ही नहीं सकते थे। अगर ऐसा हुआ है तो केजरीवाल साहब को तुरंत चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी सीएम को, या जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे या एक्साइज मिनिस्टर थे उनको तुरंत हटा देना चाहिए था, क्योंकि वो कानून के खिलाफ काम कर रहे थे। क्या केजरीवाल ने ऐसा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो एक्साइज मिनिस्टर काम कर रहे थे वो चीफ मिनिस्टर के आदेश पे कर रहे थे। Point number 5, proposals which may affect the finances of the capital which do not have the consent of finance minister. मान लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलता है कि मेरे हिसाब से पॉलिसी ठीक नहीं है, उसको ओवरराइड करने का अधिकार चीफ मिनिस्टर को है। इसका मतलब यहां रिवर्स है, फाइनेंस मिनिस्टर अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकता, लेकिन केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हैं। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर चाहे और ये कहे चीफ मिनिस्टर को कि ये सर तरीका गलत है, तो चीफ मिनिस्टर उसको ओवररूल कर सकता है। इसका मतलब बगैर सीएम की परमिशन के घपला हो ही नहीं सकता, कोई मंत्री नहीं कर सकता। हाँ, सीएम कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सीएम घपला कर सकता है, सारी गाइडलाइंस को इग्नोर कर सकता है। जैसा कि उन्होंने लीगल ओपिनियन, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनकी लीगल ओपिनियन को इग्नोर किया, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल की लीगल ओपिनियन को इग्नोर किया, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट कमेटी थी उसको इग्नोर किया। ये सब कार्रवाई तभी हो सकती है जब चीफ मिनिस्टर इग्नोर करे। और हकीकत यही है, अगर आप एविडेंस देखें, जो चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं उन्होंने यही कहा है, और जो पुराने एक्साइज कमिश्नर हैं उन्होंने यही कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप इन सारी रिपोर्ट्स को, लीगल ओपिनियंस को इग्नोर करिए, दरकिनार करिए, जो मैं कहता हूं वो करिए, और वो चीफ मिनिस्टर का अधिकार क्षेत्र है। इसका मतलब जितने घपले और जो डिफेक्टिव पॉलिसीज बनी वो चीफ मिनिस्टर के आदेश पे ही बनी और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा प्रपोजल फॉर रीअपोर्शन ऑफ टू विच द कंसेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड एंड हैज बीन विदहेल्ड। अगर मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई मनी एलोकेट किया और उसको रीएलोकेट करना है, तो वो चीफ मिनिस्टर का अधिकार क्षेत्र है। इस बात को समझना होगा। प्रपोजल्स इन्वॉल्विंग एनी इंपॉर्टेंट चेंज इन पॉलिसी और प्रैक्टिस, एक्साइज पॉलिसी, बहुत सीधी सी बात है। L1 टेंडर स्टेट एजेंसीज के पास ना हो के प्राइवेट को देना, ये पॉलिसी चेंज है, ये बगैर चीफ मिनिस्टर के आदेश के नहीं हो सकता। अगर मंत्री भी चाहे तो नहीं कर सकता, अधिकारी चाहे तो नहीं कर सकता। अगर उनमें से किसी ने भी किया
तो वो जेल जाएंगे, और केजरीवाल साहब को अधिकार है उन सब के खिलाफ एक्शन लेने का। तो जब 6 से 12% हुआ, L1 को गवर्नमेंट या PSUs को देने की जगह प्राइवेट सेक्टर को दिया, तो क्या केजरीवाल की कंसेंट के बगैर हुआ? क्या केजरीवाल साहब ये एफिडेविट देंगे? अगर ये केजरीवाल साहब एफिडेविट देंगे कि उनको पता ही नहीं था कि उनके अधिकार क्षेत्र क्या है, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर बन के कर क्या रहे? और वो तो पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर है, अनपढ़ तो है नहीं। और अगर वो 20 पेज का कागज नहीं पढ़ पाए पिछले 10 साल में, तो वो कर क्या रहे थे? सवाल ये। ऑर्डर्स एम्बॉडिंग इंपॉर्टेंट चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ कैपिटल। आपको जो बदलना है आप कर सकते हैं, बगैर सीएम के नहीं कर पाएंगे। प्रपोजल फॉर इंस्टीट्यूशन और विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन बाय अ डिपार्टमेंट अगेंस्ट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द लॉ डिपार्टमेंट। अब लॉ डिपार्टमेंट ने अगर कोई एडवाइस दी है, केजरीवाल साहब चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। यही तो हुआ एक्साइज पॉलिसी। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जब आपने टेंडर में पार्टिसिपेट किया तो यही तो किया। आपने जब अपने ऑफिशियल डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी उसकी एडवाइस को आपने इग्नोर किया, तो आप ही ने तो किया। तो केजरीवाल कैसे बोल सकते हैं कि मैं इस पूरे घोटाले में और घपले में मेरा कोई रोल नहीं है? और इंपॉर्टेंट चीज, एनी प्रपोजल टू रिकवर और वेव ऑफ द रिकवरी ऑफ द पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट। आपको याद होगा कि 133 करोड़ रुपए उन्होंने जो साउथ ग्रुप के वापस किए, जो उनकी फी थी कब 30 करोड़ के आसपास, जो उन्होंने बिडिंग में लाइसेंस फी दी थी और उनको GMR से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो ये जो सारी कार्रवाई थी, ये सारी कार्रवाई बगैर सीएम के नहीं हो सकती थी। प्रपोजल्स टू वेरी और रिवर्स द डिसीजन प्रीवियसली टेकन बाय द काउंसिल। अगर मंत्रिमंडल ने भी कोई निर्णय ले लिया, उसको रिवर्स करने के लिए भी अगर किसी का अधिकार है तो सीएम का अधिकार है। मतलब दिल्ली में अगर कोई सर्वे सर्वा है, चाहे वो ऑफिसर्स की बात को इग्नोर करे, काउंसिल की बात को इग्नोर करे, वो चीफ मिनिस्टर है। कोई डिसीजन बगैर सीएम के नहीं हो सकता, कोई पॉलिसी नहीं बदली जा सकती, कोई टैक्स रेट नहीं बदला सकता, कोई ऐसा डिसीजन जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो जिसका, चाहे वो फीडबैक यूनिट हो, बसों के टेंडर हो, कोई भी टेंडर हो, बगैर सीएम के हो नहीं सकता। तो अब ये अगर सीएम बोलते हैं कि हमने तो साइन किए नहीं, मेरे पास तो कोई डिपार्टमेंट नहीं था, उससे कहीं कोई मतलब नहीं। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि सीएम कितने डिपार्टमेंट रखेगा और उसी का जिम्मेवार होगा। कानून ने कहा है कि अगर स्टेट में चीफ मिनिस्टर है तो ये सारी जिम्मेवारियां उसकी हैं, आप चाहे साइन करो या मत करो। तो क्या केजरीवाल साहब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं या नहीं है? अगर हैं तो ये सारे कानून उन पर लागू होते हैं, कोई बचने का रास्ता नहीं है। इसीलिए अगर आज मनीष सिसोदिया जेल में है तो केजरीवाल जिम्मेवार है। क्या केजरीवाल साहब मनीष सिसोदिया से माफी मांगेंगे? रोने से काम नहीं चलेगा, इमोशंस दिखाने से काम नहीं चलेगा, सच्चाई को मानिए। आपने एक दोस्त को जिसने आपको पिछले 10-15 साल से साथ दिया, हर दुख सुख में आपका साथी रहा, आपने उसको उठा के जेल में डलवा दिया, क्योंकि अब आपको शायद उसकी जरूरत नहीं, जैसे आपने अपने बाकी साथियों को उठा के बाहर फेंक दिया। और आप फिर नैतिकता की बात करते हो, आप मर्यादा की बात करते हो, और बच्चों को मिसलीड करते हो कि अच्छे स्कूल बनाए इसलिए जेल में डाल दिया गया। हकीकत को पहचानिए, क्योंकि ये सारे एविडेंसेस, सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में हैं, आप बच नहीं पाएंगे जवाबों से। टाल सकते हो, यू कैन इग्नोर द फैक्ट्स बट फैक्ट्स रिमेन। याद रखिएगा, आप थोड़े समय के लिए फैक्ट्स को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स को झुठला नहीं सकते। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या केजरीवाल साहब गुनहगार हैं? जिस तरह से दिल्ली का कानून है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल से जो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारियां हैं, आपको क्या लगता है केजरीवाल साहब नैतिक जिम्मेवारी लेंगे? क्या कोर्ट में इस बात की सफाई देंगे कि एज ए चीफ मिनिस्टर ही फेल्ड, उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं करी? और एक जो अपना दोस्त था जिसको उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, 18 डिपार्टमेंट दिए, सारा ठीकरा उसके सिर पे फोड़ के आप बाहर बैठे हैं शीश महल में। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होगा?
क्या केजरीवाल को मनीष सिसोदिया से माफी मांगनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फिर एक और गंभीर मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। आपने अभी तक बहुत साथ दिया, साथ देते रहिए। आपस में चर्चा करिए, समाज को जागरूक करिए, मिलकर इस देश को सुधारना। फिलहाल आपने वक्त दिया उसका धन्यवाद। वंदे मातरम।